हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 4 कथने और करने जो एक निबंध पाठ है वो हम देखेंगे। बराबर है बच्चों? इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, असाइनमेंट में भी हमने फिलअप कर लिए हैं। ओके, पहला था चित्र के संग संग जो एक चित्र पाठ था, तब याद तुम्हारी आती है वो एक कविता थी, और तीसरा ही एक कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी, आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, कुत्ते की वफादारी, है ना बच्चों? तो हमने ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं टेक्स्ट बुक में और असाइनमेंट दोनों में। आज हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, कथनी और करनी, जो एक निबंध है। ओके बच्चों, चलो तो हम शुरुआत कर देते हैं। चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी। चलो पहले हम देखते हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। बराबर है, हमें जो मानव का अवतार मिला है वो भगवान की कृपा ही तो है ना बच्चों, हम पर एक अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। आप सब देख सकते हो, सभी प्राणियों में प्रभु ने सबसे विशेष शक्ति किसको दी है? तो कि हम मनुष्य को, इसलिए वह संसार में बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता है कुछ और करता भी कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। देखो, आप सोच रहे हो कथनी और करनी, उसका अर्थ क्या होता है? तो कई मनुष्य होते हैं वो जो बोलते हैं वो करते नहीं, और करते हैं वो बोलते नहीं, ऐसा होता है ना बच्चों? तो सभी सही काम नहीं करते, और कोई बार मनुष्य जो कहता है कुछ और करता भी कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। आप सभी जानते हो बच्चों कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते होते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, पर खुद तो करता नहीं होता है और दूसरे को सलाह देता है। तो ये उसकी कथनी और करनी में भेद है। बराबर है बच्चों? तो चलो हम ऐसी ही स्टोरी यहाँ पे देखेंगे। चलो मैं शुरुआत करती हूँ। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। आप देख सकते हो भगवान ने कितने प्राणियों बनाए हैं, बराबर, उनमें मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। बराबर है ना बच्चों? भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, ये भगवान की ही कृपा है। बराबर है? और दूसरे प्राणियों से हमें श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। बराबर है ना? इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। बराबर है? इसका अभिमान भी करते हैं ना कुछ लोग, बराबर है, उसका अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति, बराबर, मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। बराबर है? तो कई बार ऐसे कार्य करता है वो भी जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बराबर, जो कहता भी कुछ है और करता भी कुछ है, ऐसे कई उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। चलो बच्चों, तो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये चित्र ही आप देखो, फूल तोड़ना मना है। ये फूल तोड़ रहा है ना बच्चों? चलो देखते हैं हम। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। आप सभी जानते हो कि आपके आसपास हम क्या बोलते हैं? कॉमन प्लॉट बोलते हैं ना। बराबर है? तो बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। एक बस्ती थी, वहाँ पर सरकार ने
ये जो बगीचा होता है वह बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बराबर है। बारिश के मौसम में आप सब जानते हैं बारिश होती है तभी हम नए नए प्लांट्स लगाते हैं ताकि जल्दी से हो जाते हैं इसलिए। तो वहाँ पर एक बस मोहल्ले में एक सज्जन व्यक्ति रहता था, तो उसने फूलों के पौधे लगाने की सूझी। उसको मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना बारिश का मौसम है तो मैं फूलों के पौधे लगा दूं। तो बात अच्छी थी, बराबर है। प्लांट्स लगाने तो अच्छी ही बात होगी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। देखो बच्चों, बारिश के मौसम ने उस आदमी ने कहीं से पौधे ले आए, उसने पौधे को लगाया, फिर उसे पानी पिलाया, बराबर है, उसकी अच्छी सी देखभाल की और पौधे बड़े भी हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, उस पौधों में से फूल भी आने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा, बराबर है। आप सभी जानते हो कि जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पर बाग बगीचे हो, जहाँ पर फूल खिले हो, वो जगह हमें अच्छी ही लगती है। तो ये पार्क भी अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे, बराबर है। मोहल्ले के लोग थे वो सुबह और शाम को पार्क में वॉकिंग करने के लिए जाते थे, टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं, है ना बच्चों? आप सबको अच्छे लगते हैं ना फूल? तो किसे नहीं पसंद होते? सभी को फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आगे आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। अब पार्क तो सबको अच्छा लगने लगा, सब लोग सुबह से हम वहाँ पर आने जाने लगे। तो ये जो आदमी था उसे क्या लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। ये आदमी था, उसे ऐसा लगा कि लोग फूल तोड़ जाएंगे, तो उन्होंने एक तख्ती के ऊपर एक बोर्ड लगाया और उस पर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता, बराबर। सब लोग आते जाते और उसे पढ़ते, जो उसने बोर्ड लगाया था तख्ती, बराबर है, जो लगाया था बोर्ड, वो सब लोग पढ़ते और चले जाते, बराबर है। कोई भी उसे तोड़ता नहीं, बराबर है। तख्ती यानी कि लकड़ी या धातु की पट्टी, पाटियों આપણે કહીએ છે ને એ, बराबर છે। तो ये तो सब लोग आते जाते और चले जाते, कोई भी फूल नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। देखो बच्चों, जिसने ये बोर्ड लगाया वो ही सवेरे सवेरे फूल तोड़ रहा था, तोड़ते हुए दिखाई दिया। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, बराबर है। वो सज्जन को, जो वो सज्जन था, वो सुबह सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा, सबने देख लिया उसे फूल तोड़ते। तो उसको शर्म आई कि खुद बोर्ड लगाया कि फूल तोड़ना मना है और वो आदमी खुद ही फूल तोड़ रहा था, तो उसको शर्म आई। तो वो क्या बोलने लगा कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, बराबर है। तो बसों में लिखा होता है, फिर तो उसे शर्म भी आई क्योंकि खुद ने ही लिखा था कि यहाँ पे फूल तोड़ना मना है और खुद ही फूल तोड़ रहा था, वो सब लोग देख रहे थे, फिर उसे शर्म आई, बराबर है। चलो आगे देखते हैं, इसे क्या कहते हैं? कथनी और करनी में भेद, कहता भी कुछ है और करता भी कुछ है, बराबर है। चलो, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, यानी कि धूम्रपान करना मना होता है, बराबर है। चलो, एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। हम बस में जाते हैं तब हम भी देखते हैं कि बस में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, यानी कि धूम्रपान करना मना है, बराबर है। तो एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री जो बस में बैठा था वो अपनी बीड़ी जलाकर पीने लगा।
तो उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। बराबर है, वो बीड़ी पीता था तो कंडक्टर ने उसे क्या कहा, टिकट मास्टर होता है ना, उसने कहा कि भाई साहब बस में बीड़ी और सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। बराबर है, ये टिकट मास्टर ने बोला तो वो जो सज्जन था उसने अपनी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। बराबर है, थोड़ी देर के बाद वो कंडक्टर था टिकट मास्टर, वो ड्राइवर की केबिन में जाकर बैठा। सिगरेट जलाए और दोनों गले पीने लगे। बराबर है, वो दोनों केबिन में बैठकर सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। बराबर है, एक दूसरा जो यात्री था, यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए जो वाक्य जो लिखा था ना कि धूम्रपान करना निषेध है, वह वाक्य की तरफ उसने इशारा करते हुए टिकट मास्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखो बच्चों, वह दूसरों को मना करता है और खुद ही पीता है, और उसे कहने पर वो क्या कहता है, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। वो आदमी बोलता है तो वो क्या कहता है, इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला कि यह वाक्य आप सभी लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। देखो बच्चों, बस में तो सभी को लागू पड़ता है ना, फिर भी उसने ऐसा जवाब दिया। चलो, एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। बराबर है, ये तीसरी बात है। एक व्यक्ति है, वो दुकान पर जाता है ग्रोसरी लेने के लिए, तो वो अपना स्कूटर दुकान के सामने ही खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार उतने में बोला कि भाई साहब आप अपना स्कूटर वहाँ पार्किंग है सामने वाहन की, वहाँ पर करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। वो सज्जन क्या कहता है दुकानदार को कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी ही चला जाऊंगा। तो दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। बराबर है, दुकानदार क्या कहता है कि दुकान के सामने बीच सड़क पर आप स्कूटर खड़ा रखें, ये कोई ठीक बात तो नहीं है ना, ये बात ठीक नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। बराबर, वो सज्जन था, उसने जो पार्किंग थी वहाँ पर अपना स्कूटर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। बराबर है, इतने में स्कूटर लेकर दुकानदार पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। बस वो सज्जन है, वो सामान खरीद रहा था। उतने में ही एक स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह तो दुकान में चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। बराबर है, वो सज्जन था, उसने तुरंत ही दुकानदार को बोला कि आपने इस लड़के को तो मना नहीं किया स्कूटर रखने के लिए। तो वो दुकानदार क्या कहता है, यह तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा लड़का है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। देखो बच्चों, दूसरों को स्कूटर रखने के लिए मना करता है पर अपने बेटे को तो मना नहीं करता है। तो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। मैंने कहा ऐसे ही सभी को कहना तो अच्छा लगता है, पर उस पर खुद को भी वो बात स्वीकारनी पड़ती है। बराबर है, वो जो बातें करते हैं आदर्श की बातें, तो उसे अपनाना पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। बराबर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बराबर है,
एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। बराबर, एक दिन है एक सज्जन के घर उनका मित्र आया। आपके घर भी आपका फ्रेंड आते हैं ना बच्चों, तो उसी तरह आपके पापा होते हैं तो आपके पापा के भी फ्रेंड्स आते हैं ना आपके घर पे। इसी तरह ए सज्जन के घर भी उसका मित्र आया और दोनों बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत में वो मग्न थे कि किसी ने दरवाजा नॉक किया, खटखटाया। तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। बराबर है, वो सज्जन थे, उन्होंने अपनी खिड़की खोली और उस खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर कौन था, तो कि मकान मालिक था, जो पिछले 4 माह यानी कि महीने, बराबर मंथ हम बोलते हैं, 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। बराबर है, वो मकान मालिक आया था और 4 महीने का वो किराया लेने आया था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। वो सज्जन था, उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। तो जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बराबर है, जब बच्चा बाहर जाता है तो वो मकान मालिक है, वो क्या कहते हैं कि आपके पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तो बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। बराबर है, बच्चे होते हैं वो तो मासूम होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। कभी हमने भी ऐसा होते हुए देखा होगा। तो बच्चे ने फट से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। वो क्या बोल गया कि मेरे पापा ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बराबर है, बच्चे की ये बात सुनकर मकान मालिक थे वो हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे और घर में बैठे मित्रों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, वो भी हंसने लगा, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। ये बात सुनकर मकान मालिक भी हंसने लगा और वो अपना मित्र जो आया था उसके घर वो भी हंसने लगा। यह देखकर उसे शर्म आई उस सज्जन को। बराबर, और वो पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया। देखो बच्चों, ऐसा भी कभी कभी होता है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। हमारे घर में जो सीनियर सिटीजन होते हैं, यानी कि हमारे दादा दादी, हमारे वडील जो होते हैं, वो हमें अच्छी सलाह देते हैं। बराबर है, हमेशा हमें अच्छी सीख देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि बेटा कभी किसी काम को गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या कहते हैं कि हमेशा हमें अपनी बारी की वेट करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमें राह देखनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे बिजली के बिल जमा कराने गए। बराबर, एक दिन आया, वो सज्जन अपने बिजली के जो बिल हैं वो जमा कराने के लिए गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। वो जो सज्जन थे उनके साथ उनका पोता जो 8 साल का था वह भी उनके साथ गया। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। हम भी कभी जाते हैं अपने पापा के साथ, दादा के साथ बिल भरने के लिए। अब तो सभी ऑनलाइन भरते हैं, पर आप कभी भी गए हो तो आपको पता है कि वहाँ पर लंबी लाइन होती है। एटीएम में हम जब पैसे लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी लंबी लाइन होती है ना बच्चों, वो तो सभी ने देखा ही है। तो वहाँ पर लंबी लाइन देखकर ये सज्जन है वो कुछ सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा। बराबर है, उन्होंने ये खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। सभी को बारी बारी
ये सज्जन देखने लगे और आगे ही एक परिचित यानी कि उनके जो पहचान वाले थे वो व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। बराबर है। वो क्या कहता है, वो तुरंत उनके पास जाकर क्या बोलते हैं कि बेटा ये बिल तुम घर ही भूल आई, लो इसको भी जमा करा दो। देखो बच्चों कैसी युक्ति सूझी ये सज्जन को। तो वो अपने बिल है वो उस आदमी को दे देते हैं। बराबर है। वो क्या कहते हैं कि ये बिल तुम घर पर ही भूल गए थे, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। देखो उनका जान पहचान वाला जो लड़का था उनके हाथों में बिल भी थमा दिया और बिल की जो रकम थी राशि वो भी राशि यानी कि पैसे जो होते हैं ना बिल की रकम वो भी वो आदमी था उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ वो सज्जन है वो एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए न। क्या कहता है पोता है वो बार बार कहता है, दादाजी लाइन में। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। बराबर है। पोता बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, दादाजी लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन में। बराबर है। पर ये बात सब लोग सुन रहे थे और हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। ये सज्जन अपने पोते को आदर्श की बातें सिखाता है पर खुद पर जब आदर्श करना होता है, आदर्श अपनाना होता है तभी वह अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है। बराबर है। ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। बराबर है। हम दूसरे के घर जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हो और हमारे घर में ऐसा कुछ ना हो तो हमारा मान सम्मान नहीं रहता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। बराबर है। पीछे से लोग बातें करते हैं, घर में कुछ चलते नहीं और बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसी बातें आपने सुना होगा। बराबर है। तो हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। बराबर है। क्या कहा गया है हमें कि हमें हमेशा कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। जो हम बोलते हैं वही हमें करना चाहिए। ओके बच्चों। तो हमें ये जो निबंध है उसमें से सीख मिलती है कि हमारी कथनी और करनी है वो सदैव समान रखनी चाहिए। ओके बच्चों। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। क्या कहा गया है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होगी तो ही जग में सम्मान मिलेगा। ओके बच्चों। चलो बच्चों हम शब्दार्थ देखते हैं। संवारा यानी सजाया, अंतर यानी भेद फर्क, पार्क तो बाग बगीचा, कतार तो पंक्ति, वर्जित तो निषेध या मनाई, कंडक्टर यानी परिचालक, शीघ्र तो जल्दी, तपाक से तो जोश के साथ जल्दी से, पोता तो पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा यानी इंतजार, राशि तो रकम, आचरण यानी व्यवहार, सदैव यानी कि सदा के लिए। मुहावरे हैं गुणों की खान तो बहुत गुणी, पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित होना। चलो अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोचकर बताइए ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो उसका आंसर है ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है ना बच्चों। सही बात है ना। चलो धूम्रपान वर्जित है।
कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो आपने ये वाक्य कहाँ कहाँ देखा है? तो चलो मैं आपको आंसर देती हूँ। धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती हैं, है ना बच्चों? आपने भी देखी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बिरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपायों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? आपने लोगों को लाइन में कहाँ कहाँ देखा है? तो चलो इसका आंसर देती हूँ। लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। हम रिलायंस मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर भी लंबी लाइन होती है ना बच्चों, बिल बनाने में, है ना बच्चों? आपने देखा ही होगा। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं। मैंने आपको समझाया इस तरह। एटीएम में भी लंबी लाइन होती है ना बच्चों। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। ओके बच्चों, चलो विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। चलो देखते हैं ये क्या है। तो प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह बोलते हैं ना हम। ये क्या है? तो पूर्ण विराम, ऐसे करते हैं ना हम। ये क्या है? तो के उद्गार चिन्ह, विस्मय चिन्ह। ये क्या है? तो के अल्प विराम। क्या है ये? अल्प विराम। ये क्या है? तो के अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं ना हम। चलो ये क्या है? तो कि योजक। हो गया। चलो देखते हैं आगे। चलो बच्चों, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ये हमारे असाइनमेंट में दिया गया है बच्चों, तो मैंने वहाँ पर कर दिया है। ओके, फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह कीजिए। देखो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा आप पहले सीख ही गए हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। एक ही जाति के प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के नाम का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके बच्चों, एक ही जाति के प्राणियों, व्यक्तियों और वस्तुओं और स्थानों के नाम को बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो ये देखो मैंने यहाँ पे गोला कर दिया है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो उसमें क्या आएगा जातिवाचक? तो के मनुष्य। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो पौधे वो जातिवाचक संज्ञा है। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो क्या आएगा? शहर। शहरे वो जातिवाचक संज्ञा है। फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो क्या आएगा? फूल। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख सकते हो। कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किल आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो चलो हम इसकी चर्चा करते हैं। राकेश कहता है कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है। बराबर, जो बोलते हैं वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो चंपक कहता है धन्य है वे लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है, मुझसे तो यह कभी नहीं हो सकता। तो गीता क्या कहती है? अरे
किसी से नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। राकेश कहता है, मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं, जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर में नहीं है। देखो बच्चों कैसे ये हैं, बराबर है। फिर चंपक कहता, अरे भाई, जिनकी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं। यहाँ न किसी की माँ संत है न बाप। गीता कहती है, फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है उसी मनुष्य का दुनिया में आदर सम्मान होता है। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो बच्चों, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। किसका ऋण हम पर है? तो कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पीकर आप पुष्ट होते हो, और एक आपको अपने भावों का प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप इतना उपकार है, आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने का समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको इसके आंसर देती हूँ। हम पर किस किस का ऋण है? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो कि मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। चलो, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? तो उसका राइट आंसर है, जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। हम ऐसा नहीं कहते कि हमें इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, पर इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ते हैं, बराबर है, पर हमारी जो मातृभाषा है उस पर तो हमें गर्व ही होना चाहिए। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो सच्चा देशभक्त अथवा माता, मातृभूमि और मातृभाषा हम शीर्षक दे सकते हैं। ओके बच्चों, चलो स्वाध्याय देखते हैं। अंदाज अपना अपना। चलो, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, ये हमारी असाइनमेंट में दिया गया है, तो मैं आपको वहाँ पर करा दूंगी। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। बराबर है, आपके जो दोस्त लिखते हैं वो आपको पढ़ना है। तो चलो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कथनी और करनी में अंतर, इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन माँ से कहा कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊँगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई, पर मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है, पर अपने कहे हुए को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर ना हो। यदि मुझे
कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी और करनी में बदलना ही होगा। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये करके दिखाइए। ये कोष्टक आप देखते हैं, देखो बच्चों, आप सबको ये कोष्टक दिखाई दे रहा है। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, आप देख सकते हो सभी बच्चे। चलो, फूल तोड़ना मना है, हो गया। यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है वो, तो हमें दूसरे 2 वाक्य बनाना है। ओके, सबको कथनी करनी में समानता, कहाँ पर है समानता, तो ये रहा समानता रखनी, चलो कहाँ पर है, ये रही, रखनी चाहिए। ओके, हो गया दूसरा वाक्य, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। चलो एक वाक्य और बनाते हैं। वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। हो गया दूसरा वाक्य, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं भाषा सज्जता। चलो बच्चों, भाषा सज्जता देखते हैं हम। पढ़कर समझिए। रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुठलिया के दाम वाली बात हुई। देखो बच्चों, ये कहावतें हैं। ओके, बराबर। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं, भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलिया का भी उपयोग किया जाए। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है। बराबर है। लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। मैंने आपको बताया, इसी तरह क्या कहते हैं उसे, कहावत। देखो हम कहावत देखते हैं, पढ़कर समझिए। चलो पहली कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, 2 गुना लाभ होना। ओके, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। साच को आँच नहीं, यानी कि सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। चलो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। क्षमा वीरों का आभूषण है। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया और प्रेम और क्षमा के नीचे अंडरलाइन की गई है। चलो देखते हैं। उपरयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। पहले हमने जातिवाचक संज्ञा देखी, अब हम क्या देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा है। जो हमने देखे ये सभी उदाहरण, वो क्या थे, तो कि भाववाचक संज्ञा। चलो अब हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर सही यानी कि राइट निशान कीजिए। चलो बच्चों, यहाँ पर मैंने कर दिया है। इनमें से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है, तो कि सच्चाई, ऊंचाई, लंबाई, अमीरी, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ओके बच्चों। चलो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से
देखिए। चलो देखते हैं। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए हैं। देखो बच्चों, भीड़, टोली, सभा, यहाँ पर समूह का उद्देश्य किया गया है। तो कि उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भीड़, टोली और सभा समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया। जहाँ पर समूह का उपदेश दिया गया है, यानी कि समूह का सूचन किया गया है, उसे हम समूहवाचक संज्ञाएं कहेंगे। ओके बच्चों, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगी। ओके बच्चों, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। बाय बच्चों, टेक केयर।